नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीम गौतम। बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। ये मामला पिछले 3 महीने से चल रहा है और हर बार ऐसा लगता है कि शायद अब इस मामले का निपटारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब अंतिम जो वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन भी 1 अक्टूबर को होना है। इसको लेकर फिर से आज सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई जल्दी करे, क्योंकि 1 तारीख को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। तो यहां पर जो कुछ 2 जजों की बेंच ने कहा वो फिर से सन्नी देओल के उस डायलॉग को याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालतों से सिर्फ मिलती है तारीख पे तारीख, न्याय नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट न केवल तारीख पे तारीख दे रहा है बल्कि धमकी पे धमकी भी देता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत भूषण के सवाल के जवाब में, आपत्ति के जवाब में जो कुछ कहा गया वो बेहद चौंकाने वाला है। हमने पहले भी आपको बताया था कि इस मामले में एक बार पहले भी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत अगर नजर आएगी तो हम पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। वही बात आज फिर से उन्होंने दोहराई और प्रशांत भूषण से ये कहा कि हमारा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है और वो जो कुछ भी काम कर रहे हैं संविधान के दायरे में, नियम और कानूनों के तहत ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसके प्रकाशन के बाद भी हमें कोई गड़बड़ी नजर आती है, हमें कुछ भी गलत दिखता है, तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। हम कोई भी आंशिक फैसला इस मामले में नहीं देने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई होगी, उसके बाद ही हम इसका अंतिम फैसला देंगे और ये फैसला केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में चलने वाली है। अब इस पूरे घटनाक्रम में जो कुछ हुआ है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से प्रशांत भूषण, एडीआर, योगेंद्र यादव टाइप के लोग, शिवबल सिंघवी और प्रशांत भूषण और दूसरे अन्य वकीलों की मदद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां उन्होंने एसआईआर को रोकने की बात की थी। तमाम दावे किए गए थे कि 3-3.5 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। बाद में फिर यह आंकड़ा 65 लाख पर आ गया। 65 लाख में से भी 1/3 से ज्यादा वो लोग थे जिनकी मौत हो चुकी है और 1/3 के करीब वो लोग थे जो पलायन कर गए हैं। उतने ही लोग वो थे जिनके नाम 1 से ज्यादा जगहों पर थे। बाद में इसमें फिर से सुनवाई पे सुनवाई चलती रही और अंत में चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया उसमें ये कहा था पिछली तारीख पे कि 99.5% लोगों के फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर फॉर्म तो आपत्ति के थे, डिलीशन के थे। उसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो एडीआर और ये दूसरे जो वकीलों के पूरा का पूरा समूह है या फिर वो जो याचिकाकर्ताएं हैं जिनका इस पूरे मामले से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें महुआ मोइत्रा भी याचिकाकर्ता है, एडीआर भी है, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे भी लोग हैं जिनका बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो पार्टियां हैं उन्होंने कोई ऑफिशियल आपत्तियां दर्ज नहीं कराई। बीएलए जो पार्टी के एजेंट होते हैं बूथ लेवल पर, उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबा खिंचता ही जा रहा है और हर बार ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कभी चुनाव आयोग के साथ खड़ा हुआ दिखता है, लेकिन कभी फिर से इन याचिकाकर्ताओं को भी एक उम्मीद देता हुआ नजर आता है। जैसा इस बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम अंतिम जो वोटर लिस्ट है उसके प्रकाशन के बाद भी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को खारिज कर सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो न केवल संसद के बनाए हुए कानूनों को रोक सकती है, उनको असंवैधानिक घोषित कर सकती है और संवैधानिक संस्थाओं की पूरी प्रक्रिया जो पिछले 2 महीने से चल रही है
उसको भी खारिज कर सकती है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उस पर आपत्ति है, कुछ लोग उस पर आरोप लगा रहे हैं जिनको वो सिद्ध भी नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को आप 12वें डॉक्यूमेंट्स के रूप पर, पहचान के रूप में उसको स्वीकार कीजिए, इस पर भी तमाम बातें आज कही गई और ये कहा कि हमने कहा है तो वो इसको मानेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई के दौरान वो बात भी मान ली थी जो पहले ही दिन से चुनाव आयोग के वकीलों के द्वारा कही जा रही थी कि जो आधार कार्ड है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और ऐसा आधार कार्ड पर भी लिखा होता है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल पहचान का आधार है। यानी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ जो चुनाव आयोग है उसकी दलीलों को भी मान रहा है, उसकी प्रक्रिया को भी मान रहा है, लेकिन उसके बावजूद याचिकाकर्ताओं को इस तरीके से आश्वासन देना देश के लोगों के मन में भी एक संशय का भाव उत्पन्न करता है कि क्या ये जो कुछ 2 महीने हुआ, इतनी सारी इसमें ऊर्जा खर्च हुई, इतने सारे लोग इसमें लगे, इतने सारे धन संसाधनों का इसमें व्यय हुआ, उसको सुप्रीम कोर्ट के 2 जज किसी बात पर इसको खारिज कर सकते हैं क्या? दूसरी तरफ ऐसा ही मामला जब एक एसीजे की कोर्ट में आया और मामला था सोनिया गांधी की नागरिकता से संबंधित, और उसमें यह सवाल उठाया गया था कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता तो 1983 में ली थी, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में 1980 में ही जुड़ गया था। इस पर एसीजे वैभव चौरसिया ने यह कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उनका यह संवैधानिक अधिकार है, ये विशेषाधिकार है कि वो किस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ते हैं, किसका नहीं जोड़ते हैं। इस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब ये जो आज की घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सोनिया को जिस तरीके से राहत दी गई है, ये दोनों चीजें विरोधाभासी नजर आती हैं। यानी एक रसूखदार व्यक्ति को बचाने के लिए आप ये स्वीकार करते हैं कि चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना एक विशेषाधिकार है चुनाव आयोग का, ये उनका कार्य क्षेत्र है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कुछ भी करे, लेकिन हम जब चाहें उसकी पूरी प्रक्रिया को ही खारिज कर सकते हैं। वो किस संदर्भ में ऐसा कह रहे हैं, क्यों बार बार कह रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन क्या इतनी बड़ी पावर भारत में सुप्रीम कोर्ट को है कि वो दूसरी किसी संवैधानिक संस्था की मेहनत पर इस तरीके से पानी फेर सकती है? हालांकि वास्तव में ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से वो 2 बार धमकी दे चुके हैं। इसका क्या मतलब है? उससे पहले चाहे एनजेएसी का मामला हो, जब सरकार ने और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं ने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर एक कानून बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया था और कॉलेजियम को ही बहाल रखा था। कॉलेजियम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या फिर जब हाई कोर्ट का होता है तो उसमें 3 सीनियर मोस्ट जज होते हैं और वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करते हैं। ये नियुक्तियां कैसे होती हैं, किस लिए होती हैं, उनका आधार क्या होता है, ये किसी को पता नहीं चल पाता। यहां तक कि कॉलेजियम के मेंबर्स भी अगर आपत्ति जताते हैं, तब भी जिन नामों के ऊपर कुछ लोगों का बहुत ज्यादा जोर होता है वही लोग जज बन जाते हैं, और इसमें ज्यादातर रिश्तेदार, भाई भतीजे, चेले चपाटे या मेंटर्स वगैरह के माध्यम से लोग आते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से बीआर गवई ने अपने भतीजे को, अपने गुरु के बेटे को, अपने जूनियर को एक साथ 3 लोगों को जज बनवाया, उससे सब पता चल गया, सब लोगों को यह पता चल गया कि भाई भतीजावाद, ये नेपोटिज्म जो है वो कॉलेजियम में किस कदर हावी है। लेकिन सवाल फिर से हम इलेक्शन कमीशन पर लौट कर आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, मुख्य इलेक्शन कमिश्नर,
उनको भी उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को, यानी कि उनका एक संवैधानिक पद है और इस पद की एक बड़ी गरिमा है, उसके बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हें इस तरीके से डरा सकते हैं, उनको धमकी दे सकते हैं? और इस धमकी से क्या संदेश जाना चाहिए कि क्या आज जैसे कि वक्फ का भी मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 मामलों पर अंतरिम स्टे दिया गया, 2 मामलों में, और एक मामले को दूसरी तरीके से उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। तो ये सवाल पैदा होता है कि भारत में जो कानून बनाने का विशेषाधिकार है वो संसद को है, संविधान में संशोधन करने का भी जो विशेषाधिकार है वो संसद को है, लेकिन अंतिम तौर पर कानून को रोकने का, कानून में अड़ंगा लगाने का, कानून को खारिज करने का और संविधान में भी असंवैधानिक संशोधन करने का जो काम हो रहा है वो वास्तव में सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका ही करती हुई नजर आ रही है आर्टिकल 142 के तहत। और यहाँ भी जो धमकी दी गई है वो भारत के लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से उचित नहीं कही जा सकती है। हालांकि इस पर जज अपनी बात कह सकते हैं कि उन्होंने क्यों कहा है, क्या कंडीशंस हैं, लेकिन क्या इस तरीके से धमकी देना और 2-2 बार एक ही मामले में, क्योंकि यही चीज उन्होंने शुरुआत में जब ये मामला चल रहा था तब भी कही थी कि इलेक्शन कमिश्नर, ये कमीशन इस बात को लेकर चौकन्ना रहे, अगर हमें कोई भी इसमें गड़बड़ी नजर आई तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही खारिज कर देंगे। यानी 2 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हैं, 2-3 महीने से हजारों लोग इसमें जो लगे हुए, लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का संसाधन इसमें लगा हुआ है, उसके बावजूद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मान्य हो चुकी है। यानी इसकी मान्यता सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों पर निर्भर करती है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक शोचनीय स्थिति पैदा हो गई है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।